धांसू तरीका भी बताऊंगा लगभग सभी क्वेश्चंस को कैसे आसानी से सॉल्व कर सके। तो आइए दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुपात से, जो आपको पूछा ही जाता है। देखिए, कहा गया 7:8:14 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा। चतुर्थ समानुपात पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। सबसे सिंपल सा चीज क्या है, देखिए दोस्तों, जब भी चतुर्थ समानुपात पूछा जाए, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगला चौथा आपसे जब भी पूछा जाए तो चौथा समानुपात क्या होता है दोस्तों, बी गुणा सी, यानी कि दूसरा गुणा तीसरा और पूरे का बटा में हो जाता है ए, यानी पहले वाले से भाग कर देते हैं। तो भैया अब यहाँ पर बैठा लो, देखो ये हो गया 14 गुने 8 बटे में हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। तो देखिए ये आपका जवाब आ गया कि चतुर्थ समानुपात कितना हो गया दोस्तों, 16 हो गया। तो देखिए ये तरीका बिल्कुल आसानी से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए बहुतों को बहुत बेसिक तरीके से भी बनाते हैं, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 7:8 है, 14 है। तो चलिए मैं यहाँ x कर देता हूँ। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे कर देंगे 7/8 बराबर लिख के 14/x कर दो, तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। तो अभी आपका आंसर 16 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिसे हमें पकड़ के चलना है और आसानी से इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। आइए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्र एज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, आयु से संबंधित प्रश्नों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं दोस्तों, इसे अच्छे से देखना। देखिए यहाँ कहा गया है सुरेश तथा महेश की वर्तमान उम्र का अनुपात है 2:3। तो लिखिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ सुरेश और यहाँ पर लिख लेता हूँ महेश। इनके वर्तमान उम्र, वर्तमान के लिए हमेशा हम P लिखेंगे, P फॉर प्रेजेंट। इनके प्रेजेंट एज का अनुपात कितना दोस्तों, 2:3। अब कहा गया है 3 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो +3 मैं लिख देता हूं, यानी कि 3 वर्ष बाद। अगर मैं -3 लिखता तो यानी कि 3 वर्ष पहले या पूर्व की बात हो रही है। क्लियर है दोस्तों। इस पर बड़ा वीडियो भी है दोस्तों, उसको मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप अच्छे से डिटेल से देख के समझ जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, 3 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो जा रहा है, 3:4 हो जा रहा है। तो जब दोस्तों यहाँ 3:4 हो गया आयु का अनुपात, तो अब आप इसका क्या है, डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए 2 में से 3 गए, 1 ही आ रहा है, और 3 में से 4 गया तो भी 1 आ रहा है। आपको रेशियो हमेशा इक्वल करना है, 1:1 कर देना है। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ 3 साल के बाद इनका अनुपात, उम्र के आयु का अनुपात का अंतर कितना दोस्तों, 1:1। यानी मैं कह सकता हूँ कि ये अंतर कितने वर्षों में आया, 3 वर्षों में। तो मैं कह सकता हूँ 3 रेशियो बराबर 1 वर्ष है। तो आपसे पूछा गया सुरेश की वर्तमान आयु, तो देखिए सुरेश की वर्तमान आयु कितनी है, 2 है। तो 3 रेशियो का मान, अगर मान लीजिए दोस्तों कि अंतर 3 साल में 1 का अंतर आया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ पर तब कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में अनुपात आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है, तो 2 में कितना आएगा, तो सिंपली गुणा कर दे, 3 दूना 6, यानी 3 गुना 2 बराबर 6 वर्ष हो जाएंगे। यानी कि सुरेश की वर्तमान आयु कितनी होगी दोस्तों, 6 वर्ष हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस दोनों का डिफरेंस निकालो, 1:1 कर दो, ये 1 का बराबर हो जाएगा 3 साल। तो यानी तो यहाँ 2 अनुपात के बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 साल। क्लियर है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, CI से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आता है दोस्तों, कोई धन CI की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक तरफ आप लिख लीजिए ईयर और एक तरफ लिख लीजिए गुना, कि कितना गुना हो जा रहा है। तो देखिए बच्चों, 8 साल में कितना हो रहा है बच्चों, 2 गुना हो जा रहा है। तो कितने वर्षों में, यानी ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख दीजिए, कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन तैयार हो गया, कितने वर्ष में। तो देखिए दोस्तों, जब वर्ष निकालना है तो यहाँ गुना गुना में दिया रहेगा। तो याद रखिएगा, ऊपर जो गुना दिया है तो ये 8 है, तो इसे मैं 2, ऊपर 2 है तो 2 के ही पावर में इसे लिखूंगा। तो देखिए दोस्तों, 2 का पावर कितना हो गया, 3। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये 2 देखिए मैच कर गए, इसे काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 3 है, बस सिंपल इसे गुणा कर दीजिए। तो 8 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 वर्ष। यानी कि वो धन 24 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ठीक इसका एक और तरीके का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी आप देखिए दोस्तों। यहाँ कहा गया कोई धन CI की दर से 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है।
तो फिर से दोस्तों यहाँ ईयर लिख दीजिए और यहाँ पर गुना लिख दीजिए। तो पहले देखिए 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है दोस्तों, 3 गुना हो जा रहा है। तो कहा जा रहा है 18 वर्ष में कितना गुना होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ लिख दीजिए 18 वर्ष, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कितना गुना हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए दोस्तों इसको समझिएगा। देखिए 6 से 18 यानी कितने से मल्टीप्लाई किया गया, देखिए 3 से किया गया है। 6 तिया 18, तो कितने बच्चे यहाँ क्या करते हैं, 3 में 3 से गुणा कर देते हैं 9, और ऑप्शन कहीं पर नहीं मिलता है, बस कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे बच्चों। देखो जब आपको वर्ष पूछा जाएगा तो आप गुना के पावर में जो रहेगा वो उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आपको गुना पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, 6 तिया 18, देखिए साल का यानी कितना गुना हो गया, 3 गुना। इस 3 को अब आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पुराने वाले ही पावर के ऊपर ये पावर को बिठा देंगे, यानी 3 का पावर 3 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये 3 को आप सिंपल यहाँ पावर पे ले जाके बिठा दीजिए, तो वही आपका जवाब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। आगे बात समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये दोनों। इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना, परीक्षा में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात चैप्टर से। ये ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं और एकदम एक ना एक आपको एग्जाम में दोस्तों जरूर मिलेगा। तो देखिए दोस्तों कहा गया 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है तथा इनका औसत आपको दे दिया गया है 40। तो छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही है, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। देखिए सबसे पहले देखिए क्या दिया है आपको, औसत दिया है। औसत दिया है 40। ये औसत कितनी संख्याओं का है, तो 1 2 3 3 संख्याओं का। तो 3 से गुणा कर दो तो दोस्तों टोटल मिल गया 120। क्लियर है दोस्तों, 120 आ गया टोटल। और यही देखिए दोस्तों, अगर मैं इन अनुपात को भी जोड़ दूं 5 3 8 2 10, यानी कि मैं कह सकता हूं दोस्तों कि 10 बराबर अनुपात कितना के बराबर है, 120 का। तो आपसे पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन है दोस्तों, अनुपात जो सबसे कम होगी वही छोटी होगी। तो 2 है, तो इसलिए 2 बराबर कितना, तो देखिए ये कट गया 12 दूनी 24, यानी कि दोस्तों सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 24। अगर बड़ी संख्या इसी में पूछ दे दोस्तों तो 5 बराबर निकालते तो 12 पंचे 60 हो जाता। क्लियर है दोस्तों, देखिए 1-1 सेकंड का ये सब क्वेश्चन है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी प्रकार के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों इस टाइप का। इसे अच्छे से समझिए। कहा गया किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी की गई है। तो वस्तु की कमी की जाएगी दाम में, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसके खपत में यानी कंजम्पशन में उसको ज़्यादा हम कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। तो कहा जा रहा है कि कितनी वृद्धि की जाए कि इस मद पर खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब 100, मान लीजिए अगर चीनी का दाम 100 रुपये है किलो, तो अगर हम 1 महीने में 1 किलो चीनी 100 रुपया खर्च करके लाते हैं, अब कहा जा रहा है इसका दाम घट गया 30%, मतलब अब हो गया 70 रुपया। तो जाहिर सी बात है दोस्तों अब 100 रुपये में ही वही चीनी क्या है हमें पहले से ज़्यादा मिलेगी। तो कहा जा रहा है कितना वृद्धि करे खपत में कि उसका खर्च ना बढ़े, यानी 100 रुपये में जो आप चीनी लाते थे वो 100 ही रहे, मगर कितना वृद्धि हो जाएगा उसके वेट में, कंजम्पशन में, खपत में। तो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है दोस्तों, याद रखना। देखो भैया जो यहाँ प्रतिशत दिया है ना, यहाँ पर लिख दो 30, और उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना, आप सिंपल सी एक चीज देखिए, यहां मैं लिख देता हूं 100/100। हर सवाल में आपको यही करना है, इस टाइप के जो प्रतिशत दिया लिख दो और गुणा में 100/100 लिख दो। अब देखो दोस्तों कहां जोड़ना है कहां घटाना है, कहा गया है कितनी वृद्धि कर दे। तो मेरे बच्चों याद रखना, जब आपको वृद्धि पूछा जाएगा ना तो नीचे हमें यहां पर माइनस कर देना है। क्या करना है दोस्तों, माइनस कर देना है। किसे माइनस करना है, इसी प्रतिशत को जो शुरू में आपको दिया है। तो 100 में से यहां पर 30 को माइनस कर दो, तो कितना हो गया मेरे बच्चों, 30 × 100/70, 0 0 कट गए, हो गए 300/7, भागा दे दो, 7 चौके 28, 2 बच गया, कितना हो गया 7 दूनी 14, 6 बच गया, यानी 42.6/7%। देखो ऑप्शन नंबर सी। अगर मेरे बच्चों यही इसी सवाल में अगर आपको यहां पर वृद्धि दिया रहता और कमी पूछता तो इसी 30 को आप यहां पर क्या करते, प्लस कर देते। तो एक याद रखो, वृद्धि पूछेगा तो आपको यहां माइनस कर देना है, दिया हुआ प्रतिशत 100 से घटा के लिख देना है,
और अगर कमी पूछे तो यही प्रतिशत को 100 में आपको यहां पर जोड़ देना है। आ गई बात समझ में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसा आता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिशत चैप्टर से, इसे भी अच्छे से देख लीजिए। एक व्यक्ति की आय का 40% भोजन पे, देखिए बच्चों कितना खर्च कर रहा है भोजन पे, 40%। 30% खर्च करता है कपड़ों पर, इसे भी लिख लो भैया 30%। तो कुल कितना खर्च किया भैया, 70%। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि खर्च कितना कर रहा है वो, 70%। तो कितना बचत करेगा दोस्तों, बचत कितना करेगा, तो देखिए यहां हो जाएगा 30%। अब बच्चों 70% खर्च किया तो बचत हो गया, 100 में से 70 घटा दो 30%। अब आपको दिया गया है कि 1500 रुपए की बचत करता है। इसका मतलब क्या दोस्तों, कि उस व्यक्ति का 30% जो अर्निंग का 30% बराबर होगा 1500 रुपए का, इसलिए उसका 100% यानी इनकम कितना होगा दोस्तों, 1500 इंटू 100/30। अब देखो 3 पचे 15, शून्य यहाँ हो गए 5000, यानी वो आदमी कितना कमाता है दोस्तों, 5000। मगर मेरे बच्चों देखो यहाँ आपसे क्या कहा गया है, तो बताएं कि उसके द्वारा भोजन पर किया गया खर्च क्या होगा। तो अब मेरे बच्चों ये बताओ कि भोजन पर किया गया खर्च उसका कितना होगा। मैं यहाँ ऑप्शन मैंने देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि सवाल बस इतना ही था दोस्तों कि इनकम क्या है, मगर इसे थोड़ा इम्प्रोवाइज किया गया इस क्वेश्चन को। तो ध्यान से देखिएगा कि उसका इनकम कितना हो गया दोस्तों, 5000। मगर पूछा जा रहा है उसके द्वारा भोजन पर किया गया खर्च बताएं, क्योंकि मैक्सिमम सवालों में बस इनकम पूछा जाता है, यही आंसर हो जाता। तो चलिए 5000 तो हमने कर दिया, लेकिन उसके द्वारा भोजन पर किया गया खर्च कितना है, उसके द्वारा भोजन पर किया गया खर्च कितना है। तो देखिए पहले ये देखिए भोजन पे कितना खर्च कर रहा है, 40%। तो 5000 का 40% निकाल दो मेरे बच्चों, तो 4 पंचे 20 और ये क्लियर है दोस्तों। तो बहुत ही आसानी से देखिए हमने इसे सॉल्व कर लिया, यानी कि 2000 रुपए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और जो बच्चे मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं या जो नए हैं पहली बार मेरे इस वीडियो को देखेंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर डिविजिबिलिटी चैप्टर जरूर देखना दोस्तों। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से बताया कि सभी प्रकार के विभाजन वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, और आजकल एक ट्रेंड बन गया है आरआरबी के सभी एग्जाम में, एसएससी के सभी एग्जाम में डिविजिबिलिटी विभाज्यता से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो वहां प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें दोस्तों। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर दिया गया है 7 का पावर 21 प्लस 7 का पावर 22 प्लस 23 प्लस 24 ऐसे करके दिया गया। बोला 25 से अगर डिवाइड किया जाए तो शेष क्या होगा दोस्तों। अब मेरे बच्चों पहले ये देखो इस पूरे क्वेश्चन में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 7 का पावर 21 में कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 1 बच गया। यहाँ क्या बचेगा, 7 का पावर 1 बचेगा, यहाँ 7 का पावर 2 बचेगा, यहाँ 7 का पावर 3 बचेगा। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों, आ रही है ना भैया बात समझ में। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा और इसे कर लेता हूँ। देखो 1 और 7 कितने हो गए, 8। उसके बाद देखो 8 और ये 7 का पावर 2 है तो 49, और 7 का क्यूब है तो कितना हो जाएगा, 243। क्लियर है दोस्तों, माफ कीजिएगा 343। अब देखिए मेरे बच्चों कितना हो जाएगा, अब इसे मैं जरा जोड़ दूं तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 का पावर 21, 9 देखिए 9 3 12 12 8 20 के 0 हासिल 2 4 4 8 2 10 3 और 1 4, यानी देखिए ये हो गया 400। अब देखिए दोस्तों ये तो अब देखिए ये गुणा के रूप में है, अच्छे से समझिएगा। अब कहा गया है भैया इसे 25 से भाग करो, तो चलिए मैं जरा अगर पूरे इस फैक्टर को 25 से डिवाइड करूं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों। तो सबसे सिंपल सा तरीका देखिए दोस्तों, 7 का पावर 21 लिख दो। ये जो है ना भैया इसे ऐसे लिखो, 4 गुना 100 लिख दो। 400 को मैंने 4 गुना 100 लिख दिया। तो देखो भैया 25 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 25 चौके 100 कट जाएगा। तो देखो ये पूरी कट गया, कुछ भी शेष बचा नीचे, कुछ भी नहीं बचा। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, शेष यहाँ पर आपका 0 बच जाएगा। बहुत ही चुटकियों में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल एक सिंपल चुटकी के क्लिक में। मगर दोस्तों इसे अच्छे से समझना होगा, तब जाकर आप ऐसे सवाल को चुटकियों में बना सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर विभाज्यता चैप्टर देखना ना भूलें। आइए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अच्छे से समझिएगा। एक छात्र को 40% अंक लाया और वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मेरे बच्चों, क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो कहा जा रहा है यदि पास होने के लिए 40% अंकों 45% अंक की आवश्यकता थी, तो बताइए कि पूर्णांक क्या था। है ना भैया? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है कि आपको परीक्षा में जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, क्या करना है, पहले ये सोचो पास होने के लिए हमें कितना प्रतिशत चाहिए था? 45% अंक चाहिए था। उस बच्चे ने लाया कितना? माइनस कर दो 40%, यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो 5% अंक के कारण फेल हो गया। क्लियर है दोस्तों? बस वो 5% अंक के कारण फेल हो गया। तो भैया जब वो 5% अंक कम लाकर फेल हुआ, तो यहां आपको दिया गया कि 60 अंकों से फेल हो गया, यानी अगर वो 60 अंक और लाता तो पास हो जाता। ये जो उसने कम लाया, यानी कि 5% बराबर होगा 60 अंक। तो पूछा जा रहा परीक्षा का पूर्णांक कितना था, तो पूर्णांक हमेशा हम लोग 100% में कैलकुलेट करते हैं। तो 100 बराबर कितना, तो देखो ये कट गया 5 से 12, 100 से गुणा कर दो, हो जाएगा 1200, यानी कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था दोस्तों? 1200। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अलजेब्रा से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको हर सेट में मिलेगा दोस्तों, तो इसे अच्छे से समझिएगा। और दोस्तों अलजेब्रा पर मैंने 3 से 4 पार्ट में फुल वीडियो बेसिक कंसेप्ट से लेकर ट्रिक भी सारा बताया, तो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों उस चैप्टर को देखना जरूर, बहुत आपको फायदा मिलेगा, उसे देखना ना भूले दोस्तों। क्योंकि देखिए अभी जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा उसमें मैंने पूरा फुल डिटेल में बताया है, तो इसलिए पहले वहां देखकर अच्छे से जरूर सीख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कहा गया है यदि a माइनस 1/a बराबर 7 हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या है। तो हम लोग स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ फॉर्मूला का यूज करते हैं, बहुत दिक्कत की चीजें हैं दोस्तों, इसे उतना लफड़ा करने का जरूरत ही नहीं है दोस्तों। जो मैं टेक्निक बता रहा हूं उसे समझो। देखो माइनस दिया है, प्लस का मान पूछ रहा है, तो जब माइनस और प्लस रहेगा तो आपको आंसर प्लस करके लाना है। अब आप कैसे लाएंगे दोस्तों? देखिए ये जो वैल्यू दी गई है इसका आपको क्या करना है, देखो स्क्वायर पूछा गया तो स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर जब भी आपको मान पूछेगा तो उसमें 2 को ऐड कर देना। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों? 51। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51। अब देखिए दोस्तों, अब बहुत सारे जो नए बच्चे होंगे इस मेरे इस वीडियो पर, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अलजेब्रा पार्ट 1 2 3 4 जरूर जाकर देखें दोस्तों। चुटकियों में ऐसा सॉल्व करना आप भी सीख जाओगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, सबसे धांसू क्वेश्चन आ गया दोस्तों। लास्ट बार के ग्रुप डी आरआरबी एनटीपीसी में भी बहुत सारे बच्चों ने ये शिकायत दर्ज की कि भाई टाइम एंड वर्क पे बहुत जटिल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया। आप सभी को सॉल्यूशन के रूप में कुछ भी नहीं करना है, बस आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। टाइम एंड वर्क पर मैंने 2 पार्ट में फुल कंसेप्चुअल वीडियो बनाया है इफिशिएंसी मेथड से, उसे ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चुटकियों में कठिन से कठिन सवाल आप हल कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुछ काम को पूरा करने के लिए ए तथा बी के आवश्यक दिनों का अनुपात है 3:5। तो पहले आप ऐसे लिख लो, ए अनुपात बी लिख लो। ये किसका अनुपात दिया है दोस्तों? दिन का। तो यहाँ पर दिन लिख लेना, दिन का अनुपात हो गया 3:5। अब मेरे बच्चों दिन का अनुपात है 3:5, तो इफिशिएंसी यानी कि क्षमता, कार्य क्षमता या कार्य कुशलता का अनुपात हमेशा इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब अनुपातों को अदल बदल करके लिख दीजिए। दिन का अनुपात का उल्टा, दिन का उल्टा क्या होता है? इफिशिएंसी, और इफिशिएंसी का उल्टा होता है दिन। तो दिन का अनुपात है 3:5, तो इफिशिएंसी का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:3। अब मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। फिर मैंने यहाँ बोला था कि कुल काम निकालिए, कुल काम। तो मेरे बच्चों हम लोग यहाँ एलसीएम लेते थे, करते थे, मगर इस क्वेश्चन में देखिए आपको दे दिया गया है उन्हें काम को पूरा करने के लिए 5.5/8 दिनों की आवश्यकता है। तो कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, कुल काम यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? 5.5/8 को थोड़ा बटा में कर लो, 5 × 8 = 40 और 5 × 45, यानी 45/8
जो है दिन लगेंगे इन्हें काम करने के लिए, किसको, ए और बी को, दोनों को। तो दोनों का इफिशियंसी देखिए दोस्तों क्या है, 5 और 3 8, यानी 8 से गुणा कर दो तो भैया ये आपका निकल गया कुल काम। अब कहा गया है ये कुल काम को मैं निकाल लूं, कटा के यहां लिख दिया 45, यानी कुल काम आ गया 45। अब पूछा जा रहा है ए अकेले इससे दोगुने काम को। भैया सिंपल सी चीज है, काम कितना बोल रहा है, ये तो पहले का काम हुआ, अब बोल रहा है इससे डबल काम। डबल काम यानी 45 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया 90 काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए की इफिशियंसी 5 है, तो भैया 5 से यहाँ डिवाइड कर दो, 5 से कटा दो, 18 पचे 90, 18 दिन आपका आंसर हो गया। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये प्रयास था, अब अगले दिन से आपको और भी एक से एक जबरदस्त वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा अपने इस चैनल रणभूमि मैथ्स में, ताकि बच्चों जब अभी लगभग 60 से 70 दिन का जो समय बचा है आरआरबी ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए, आपको तब तक मैं सारे के सारे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको रिवाइज करा दूं और कुछ आपको नया भी चीज इसमें सीखने को मिलेगा, ताकि एग्जाम में जाके फंसना नहीं है दोस्तों। क्लियर? तो आइए दोस्तों चलते हैं, अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक दोस्तों आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।